इतिहास खंगाल के देख लीजिए, इस वक्त सबसे सभ्य दौर में हैं हम। मीट की डिलीवरी लिशस ऐसे करता है कि मौत और स्वाद के बीच हजारों मील की दूरी पैदा हो गई है। और गाजा, सुना है कोई डायरेक्ट फ्लाइट भी वहां नहीं जाती। सत्रह अक्टूबर की रात फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी आती है कि इजरायली सेना ने गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट बरसाए। इस हमले में कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बताते हैं कि इस हमले का जिम्मेदार इस्लामिक जिहाद है। उनके मुताबिक हमास का ही एक रॉकेट मिसफायर होकर हॉस्पिटल पर गिरा है। इजराइल कहता है हमें परेशान किया गया इसलिए करना पड़ा। हमास कहता है सालों से परेशान थे इसलिए करना पड़ा। सब सही हैं, अपने अपने सबसेट्स में, अपने अपने समुच्चय में सब सच्चे हैं, इसलिए सबने दुनिया की सबसे सच्ची चीज़ को चुन लिया, मौत को चुना, जिंदगी को गुलजार के गीतों के लिए छोड़ दिया, धूप चुनी, चांद को गुलजार की नज़्मों के लिए रहने दिया। क्या यह एहसान कम बड़ा था कि शमशान भर गए तो फ्रिज भर लिया, खेल का मैदान छोड़ दिया, सच बड़ों ने चुन लिया और झूठ। टेलिंग अ लाई, नो पापा, ओपन योर माउथ, हा हा हा। इतनी बड़ी संख्या में आम लोगों की हत्या की वजह से देश दुनिया में युद्ध अपराध और युद्ध के नियम कानून पर चर्चा हरी हो गई है। कहा जा रहा है कि जंग में सब कुछ जायज़ नहीं है। बंधक बनाए गए लोगों और आम जनता के कुछ अधिकार होते हैं और इस सिलसिले में बात उठाई जा रही है जेनेवा संधि की। स्विट्जरलैंड में एक शहर है जेनेवा। वहाँ रहने वाले एक व्यापारी हेनरी ड्यूनंट ने एक संस्था बनाई, रेड क्रॉस। आपने भी नाम सुना होगा। दुनिया भर में जहाँ भी युद्ध होता है वहाँ इस संस्था का नाम ज़रूर सामने आता है। रेड क्रॉस युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय सहायता पहुंचाने का काम करती है। संस्था और हेनरी के प्रयासों से युद्ध के दौरान मानवीय मूल्य बनाए रखने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। कुल 4 समझौते हुए, कुछ नियम बनाए गए। मसलन घायल सैनिक की मदद करना, हिरासत में लिए गए दुश्मन सैनिक के साथ मानवीय बर्ताव और घायल सैनिक की देखभाल। 4 समझौतों की इसी सीरीज को साथ में कहते हैं जेनेवा संधि। अब जेनेवा के इन्हीं 4 समझौतों के बारे में आपको बताते हैं। जेनेवा में पहला समझौता हुआ अक्टूबर 1863 में। हेनरी के अनुरोध पर इसमें 16 देश आए। 12 देशों ने इस समझौते पर दस्तखत किए। इसमें युद्ध में घायल हुए सैनिकों से जुड़े नियम बने, यानी युद्ध के नियमों की कड़ी इस कन्वेंशन के साथ शुरू हो गई। साल 1864 में इसे लागू कर दिया गया। फिर साल 1906 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने 35 देशों को अपने यहाँ आमंत्रित किया। ये दूसरी बैठक थी। इसमें ज़मीन के अलावा समुद्री लड़ाई से जुड़े नियमों पर भी सहमति बनी। तीसरा कन्वेंशन हुआ पहले विश्व युद्ध के बाद। पहले विश्व युद्ध में साफ हो गया था कि जेनेवा कन्वेंशन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सैनिकों के साथ अमानवीय व्यवहार की कई घटनाएं सामने आईं। इसलिए इस कन्वेंशन में युद्धबंदियों यानी दुश्मन देश द्वारा पकड़े गए सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनके अधिकार क्या हैं, इस पर नियम बने। फिर चौथा जेनेवा कन्वेंशन हुआ 1949 में। पूरी दुनिया ने विश्व युद्ध के दौरान की गई बर्बरता देखी थी। इस बार 194 देशों ने साथ मिलकर युद्धबंदियों से संबंधित नियम तय किए। इसी कन्वेंशन में युद्ध के दौरान आम नागरिकों के क्या हक होंगे, उस पर भी सहमति बनी। ये थे जेनेवा कन्वेंशंस। लेकिन इन बैठक से निकलकर क्या सामने आया, वो भी हम आपको बताते हैं। किसी सैनिक के पकड़े जाने के बाद ये संधि लागू होती है। घायल युद्धबंदी का इलाज होना चाहिए, उसके साथ कोई हिंसा नहीं कर सकते। युद्धबंदियों को लड़ाई में ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेड क्रॉस कभी भी युद्धबंदियों से मिल सकती है। उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। युद्ध के बाद युद्धबंदियों को वापस लौटाना होता है। जंग से संबंधित 2 अलग और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं। पहला, कोई देश किन परिस्थितियों में या कब बल का इस्तेमाल कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर इसे विनियमित करता है और इसे कहते हैं युस इन बेलम। दूसरा सवाल है कि युद्ध कैसे लड़ा जाए, सेना किस हद तक जा सकती है, और इसे कहते हैं युस इन बेलो। माने अगर सेना इस्तेमाल करने की नौबत आ ही गई है तब भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ही की जा सकती है। अब ये कैसे और कितना तय होता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के दायरे में। ये कानून जेनेवा कन्वेंशन और 1977 में जोड़े गए प्रोटोकॉल्स में निहित हैं। मकसद है कि नागरिकों की रक्षा की जाए
और युद्ध से होने वाली पीड़ा को कम किया जाए। कौन आम नागरिक है और कौन सैनिक, इसकी भी परिभाषा दी गई है। लड़ाई या संघर्ष के दौरान आम नागरिकों के साथ कैसा सलूक किया जाए उसका डिटेल्ड ब्यौरा है। सशस्त्र संघर्ष में शामिल पार्टियों या समूहों के आचरण को नियंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सशस्त्र संघर्षों की दो कैटेगरीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष और गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष। जेनेवा कन्वेंशन के सामान्य अनुच्छेद 2 के मुताबिक आईएसी का मतलब है दो देशों की जंग। एनआईएसी में दोनों या कोई एक पक्ष गैर सरकारी होनी चाहिए, जैसे हमास। इसलिए इजराइल और हमास अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं। युद्ध केवल लड़ाकों और सैन्य ठिकानों के बीच हो सकता है, नागरिकों और नागरिक बस्तियों पर नहीं। अगर हमलों में नागरिक मारे जाते हैं तो वो निषिद्ध है, अवैध है। इसीलिए हमास द्वारा नागरिकों की हत्या अवैध है। साथ ही हमास ने इजराइलियों को बंधक बनाया है। बंधक बनाना भी युद्ध अपराध में गिना जाता है। इन आरोपों पर हमास का कहना है कि वो इजराइल के उन लोगों को सिविलियन नहीं मानते जिन्होंने फिलिस्तीनी ज़मीन पर जबरन बस्तियां बसाई हैं। वहीं अगर किसी सैन्य हमले में नागरिकों को चोट पहुंचे वो भी वर्जित है। इजराइल ने गाज़ा पर 6000 बम गिराए। इसमें भयानक विनाश और मौतें हुई हैं। गाज़ा आबादी को असंगत नुकसान पहुंचाना उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये सब जेनेवा कन्वेंशन के गंभीर उल्लंघन है और युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा इजराइल का गाज़ा पट्टी की 20 लाख की आबादी का राशन पानी रोकना, गाज़ा पर ब्लॉकेड लगाना कलेक्टिव पनिशमेंट यानी कि सामूहिक सज़ा कहलाता है। इस तरह की कार्रवाई आईएचएल के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन करती है कि एक आदमी को उन कामों पर सज़ा नहीं मिल सकती जो उसने किए ही नहीं। हमास के कर्मों के लिए पूरे गाज़ा को सज़ा देना अवैध है, युद्ध अपराध ये माना जाएगा। इजराइल का बचाव है कि ये जंग का कोलैटरल डैमेज है। बाकी जाते जाते साहिर लुधियानवी की नज़्म की ये 2 लाइनें छोड़ जाते हैं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। जंग जिस मसले को सुलझाने के लिए तमाम नियम कानून तय हुए हैं, जिनका जिक्र अभी हमने किया भी, जिनका ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर ज़िंदगी ज़रूरी है। ज़िंदगी धड़ों से मुक्त होनी चाहिए, गोले बारूद रॉकेट से मुक्त होनी चाहिए। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी सोम। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।